नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 2002 का सच आखिरकार 2022 में सामने आ ही गया। 20 साल से नरेंद्र मोदी को बार बार परेशान किया गया। देश में, विदेश में, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बार बार गुजरात दंगे को लेकर सवाल पूछे जाते थे। हजारों पन्ने रंग दिए गए, घंटों घंटों के टेलीविजन डिबेट इस पे किए गए। कुछ एनजीओज ने तो इसी पर 20 साल तक दुकानदारी की, करोड़ों कमाए, अमीर बन गए। कुछ एक्टिविस्ट ने, कुछ पत्रकारों ने मोदी विरोधी नैरेटिव चलाया और सब के सब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में राइटर, पब्लिशर और कॉलमनिस्ट बन गए। मोदी के खिलाफ लिखकर इन लोगों ने लाखों डॉलर कमाए। एनजीओज ने मोदी को बदनाम करने के लिए लाखों डॉलर्स विदेशों से मंगाए। अब सच सामने आया है और सच बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाले गैंग के खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है, एक्शन भी शुरू हो गया है। मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार हो चुकी है। तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार करके गुजरात ले जाया गया है। 20 साल से किसने क्या कहा, क्या लिखा, क्या कहानियां छपवाई, क्या कहानियां बनवाई और सच क्या निकला, आंखें खोलने वाली रिपोर्ट आप देखिए। सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। 102 महीने पहले 26 दिसंबर 2013 को मोदी ने 2 लाइन में सब कह दिया था। मोदी ने यह ट्वीट किया नहीं, मोदी को यह ट्वीट करना पड़ा। लेफ्टिस्ट पीछे पड़े थे, सियासी विरोधी पीछे पड़े थे। विदेशों से चंदा लेकर गुजरात दंगों की फर्जी स्क्रिप्ट लिखने वाले एनजीओ और उसके मास्टरमाइंड स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रहे थे। एजेंडाधारी पत्रकार कई सालों से फॉल्स नैरेटिव घुमा रहे थे। उस वक्त मोदी चुप जरूर थे, मजबूर नहीं थे, शांत जरूर थे, लेकिन एग्रेसिव भी थे। मोदी ने खुलकर कभी इस गैंग में शामिल एजेंडाधारियों का नाम नहीं लिया, मगर जब मौका मिला तो ये कहने से भी नहीं चूके कि अगर मैं गलत हूं तो बीच चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका दो। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। 9 साल के बाद मोदी का सत्यमेव जयते फिर ट्रेंड कर रहा है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। हैशटैग गोधरा, हैशटैग भारतीय लोकतंत्र की फिर वापसी हुई है। 2002 गुजरात पर लोग फिर रिएक्ट कर रहे हैं। गुजरात दंगों पर मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चिट मिली है और इसने हर उस कैंप में सनसनी मचा दी है जो करीब 16 सालों से झूठ की बुनियाद पर मोदी को गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड बता रहा था, देश और दुनिया को झूठी कहानी सुना रहा था। ऐसे सारे हैंडल्स देख लीजिए, ये फिर से एक्टिव हुए हैं। राणा अयूब ने लिखा है, सब बिक गए हैं। तीस्ता सीतलवाड़ लिख रही हैं, साइलेंस इज गोल्डन। मोदी विरोधी कांग्रेसी नेता लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं नहीं कहा कि गुजरात में 2002 की मोदी सरकार ग्रेट थी। जो चेहरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में मोदी पर फिर से हमलावर हुए हैं, ये वही कैरेक्टर्स हैं जो पिछले 20 साल से गुजरात दंगों के नाम पर मोदी विरोधी दुकान खोलकर बैठे थे। इसमें दंगों की आड़ में मोदी को बदनाम करने वाला धंधा चलाने वाले भी हैं, तहलका के नाम पर सनसनी मचाने वाले भी हैं।
मोदी विरोधी ताकतों से मिली मोटी रकम के एवज में स्पॉन्सर्ड जर्नलिज्म करने वाले भी हैं। इसमें सोनिया गांधी भी हैं, राहुल भी हैं, कांग्रेस का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड भी है। 2002 से 2022 तक इन 20 सालों में गुजरात दंगों को मोदी से जोड़कर किसने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, क्या क्या फैलाया, मोदी को बदनाम करने का सौदा कैसे हुआ, सुपारी किसने दी, सौदागर कौन था, कहां-कहां से इन सब के तार जुड़े हुए थे। आज हम एक एक करके इन सारे चेहरों को एक्सपोज करेंगे। 20 साल से वैसे तो ना मोदी ने ना अमित शाह ने कभी दंगों पर खुलकर बात की, मगर अब पहली बार गृह मंत्री अमित शाह खुद कैमरे पर आए हैं और बाकायदा नाम लेकर बताया है कि मोदी को दंगों की साजिश में फंसाने वाला एजेंडा किस किस का किया धरा है। कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टें भी होगी। दंगों के बहाने मोदी को बदनाम करके अपना पर्सनल और पॉलिटिकल हित साधने वालों में सबसे बड़ा नाम है इस महिला का। इसका नाम है तीस्ता सीतलवाड़। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तीस्ता सीतलवाड़ को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया गया है और कहा गया है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया, दंगा पीड़ितों को अपने फायदे के लिए धोखा दिया। ये समझने के लिए सबसे पहले हम आपको इस महिला का एक वीडियो दिखाते हैं। इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे करीब करीब 16 साल तक मोदी विरोधी इकोसिस्टम का झूठा एजेंडा फलता फूलता रहा। सरकार और स्टेट और पुलिस और एजेंसीज के हमला के बावजूद, और इसके लिए मैं ज़किया अप्पा नसरीन को सलाम करती हूँ। ज़किया जाफरी का केस ये हमें ये दिखाता है कि हमने स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड 20,000 पन्ने को छांट के निकाला, पुलिस कंट्रोल रूम रिकॉर्ड निकाला। As the Concerned Citizens Tribunal said, the decision to take Godhra to the rest of Gujarat was itself the first step of the conspiracy. उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम हमें ये भी दिखाता है, पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स, मेरे नहीं, आपके नहीं, इनके नहीं, कि 3 बजे सुबह से 28 फरवरी जब गुलबर्ग सोसाइटी पे हमला हुआ, नरोडा पाटिया पे हमला हुआ, 3 बजे सुबह से 16 सिविल हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 3,500 स्वयं सेवक खड़े थे, नारेबाजी हो रही थी, 16 सिविल हॉस्पिटल पे हमला हो रहा था और वहाँ का वैन कह रहा था पुलिस कंट्रोल में कि प्लीज आप हमें एसआरपी भेजो, नहीं भेजी गई। कहने को लिबरल ग्रुप तीस्ता सीतलवाड़ को बहुत हाई रिगार्ड में देखता है, उदारवादी समझता है, मगर ऐसे लोगों की हिस्ट्री देखकर किसी को इनका एजेंडा क्लियर हो जाता है। तीस्ता पर आरोप लग चुके हैं कि 2002 के दंगा पीड़ितों की मदद के लिए इन्होंने अपने एनजीओ के जरिए पैसा इकट्ठा किया, अपनी ही जेब में भर लिया, अपनी सुविधाओं और खर्चे की पूर्ति के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा तीस्ता पर गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लग चुका है। तीस्ता सीतलवाड़ पर यूपीए की सरकार के दौरान धोखाधड़ी से आर्थिक मदद लेने का भी आरोप लग चुका है। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड गबन करने के मामले में भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। सोचिए, यूपीए के दौरान पॉलिटिकल क्लास की बैकिंग, दंगों के फायदे के लिए मोदी विरोधियों से एनजीओ के धंधे वाली सेटिंग, यह सिलसिला सालों साल चलता रहा।
मोदी के खिलाफ जहर बार बार उगला गया, फॉल्स नैरेटिव बनाया गया और इसके लिए तीस्ता सी तलवार ने कई मौकों पर सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी किया। गौर से सुनिएगा, गोधरा कांड के बाद तीस्ता ने कैसे इसमें सियासी एंगल दिया। गोधरा कांड में मारे गए लोगों के बहाने मोदी के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी और कैमरे के पीछे की तरफ सीजेपी का पोस्टर चिपका कर कैसे हेट एजेंडा चलाया गया, फेक नैरेटिव फैलाया गया। साबरमती एक्सप्रेस वापस लौटती है, S6 कोच के साथ तो बहुत बड़ा हादसा होता है, 59 लोगों की मौत होती है और उसके बाद पहली बार जब खबर गांधीनगर पहुंचती है मुख्यमंत्री के पास कि इस तरह का मतलब हादसा हुआ, तो मुख्यमंत्री का पहला फोन कॉल उनके जो पीए है AP पटेल के फोन से, वो नहीं जाता DGP के पास, वो नहीं जाता बाकी मंत्रिमंडल के पास, वो जाता है जयदीप पटेल के पास जो VHP के जनरल सेक्रेटरी है। जयदीप पटेल वहां से निकलते गोधरा पहुंचते। गोधरा रेलवे यार्ड में खुले आम भीड़ के सामने वहां पे आक्रोश के साथ लोग खड़े हैं, गुस्से में खड़े हैं क्योंकि लोगों को जलाया गया है, बच्चे हैं, बीवियां, महिला है। उस वक्त एक जिम्मेदार सरकार को क्या करना चाहिए, मगर खुले एक मैदान में रेलवे यार्ड में पोस्टमार्टम किए जाते हैं, पोस्टमार्टम के फोटो निकाले जाते हैं, वो पोस्टमार्टम के फोटो सारी देश और दुनिया में फैलाए जाते हैं ताकि एक तरफ गोधरा का हादसा हर जिले में फैले और एक तरफ बदलाव का भावना पैदा किया जाए। उसके बाद जयदीप पटेल पहुंचते हैं 4 बजे सुबह 16 सिविल हॉस्पिटल में। 16 सिविल हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो वहां पे 3000 स्वयंसेवक खड़े हैं, भड़काऊ भीड़ है। 3-4 घंटे के बाद एक जज साहब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनके ऊपर भी हमला होता है, मगर अहमदाबाद की पुलिस वहां पे कोई सहाय नहीं भेजती। एनजीओ की आड़ में तीस्ता सी तलवार ने जो किया, जो झूठा प्रपंच रचा, जैसी जैसी कहानी सुनाई, अब उनके हिसाब का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब क्लियर है। तीस्ता सी तलवार ने कब कब क्या क्या कहा, क्या क्या किया, अब सबकी फाइल खुलेगी। शुरुआत हो गई है। बॉडीज को परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है, ये गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी, दुख ही दुख था, आक्रांत था, रोज था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता से तलवार जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता से तलवार की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतने गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया। अब क्वेश्चन उठाने चाहिए, पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके पर पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। आपने एनजीओज का जिक्र किया, कौन से एनजीओज हैं, क्या किया उन्होंने? देखिए, मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवार्ड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवार्ड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन मोदी के खिलाफ काम करने वाला ये इकोसिस्टम इतना डीप रूटेड है कि फैसले के बाद भी ये विक्टिम कार्ड खेलता रहा, मोदी को टारगेट करता रहा। कुछ घंटों पहले यही तीस्ता सी तलवार ट्विटर पर गुजरात दंगों वाला हैशटैग नए टेक्स्ट के साथ चिपका रही थी।
मगर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एक्शन लॉन्च हो चुका है। तीस्ता सी तलवार को लेकर गुजरात एटीएस मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हो रही है। कुछ कहे यहाँ पर आप देखिए, तीस्ता सी तलवार जो है वो जो है गुजरात एटीएस की गाड़ी में यहाँ से जा रही है। तीस्ता से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर देखिए मीडिया ने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया से बात नहीं करने दिया पुलिस ने और यहाँ पर तीस्ता सी तलवार को गाड़ी में लेकर निकली है गुजरात एटीएस। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि किस तरह से गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये कोशिश जो है अब पूरी तरह से बेनकाब हुई है और इसमें कुछ एनजीओ जो है उसे इस तरह से प्रसारित कर रहे थे कि जैसे जो झूठ था उसे एक सच बनाकर पेश किया गया, लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट किया गया और इसके लिए कहीं ना कहीं तीस्ता सी तलवार जो कि गुजरात दंगों के समय बहुत मुखर होकर तत्कालीन सरकार का विरोध कर रही थी, हर तरह तरह के आरोप लगा रही थी, आज वही तीस्ता सी तलवार एक बार अब जो है गुजरात एटीएस की कस्टडी में है। तीस्ता सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें आधे तथ्यों के साथ स्टिंग ऑपरेशन करके मोदी के खिलाफ तहलका मचाने वाले किरदार भी हैं। टेक्स्ट चिपकाए गए, एडिटिंग की गई। स्टिंग ऑपरेशन में कुछ बताया गया, बहुत कुछ छिपा लिया गया। सिंगल पॉइंट एजेंडा ही एक था, मोदी की इमेज को डेंट करो, नुकसान पहुंचाओ। ऐसे लोग मोदी को बढ़ने से रोकना चाहते थे, पीछे धकेलना चाहते थे, मगर वो ये भूल गए कि मोदी अपनी इमेज के लिए काम नहीं करते और ना ही उसकी परवाह करते। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, आपको रिलीफ मिले, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जरा ये इंक्वायरी तो करो भाई, क्या इस देश में किसी पुलिस थाने में मोदी के ऊपर कोई केस है क्या? किसी कोर्ट में मोदी के ऊपर कोई केस है क्या? कोई तो जांच करो भाई। हम वैसे ही हवा चल रही है, मैं तो हैरान हूं भाई। कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसका कोई एफआईआर लॉन्च हुआ हो और कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ। हमारे देश में अगर मीडिया के माध्यम से इमेज बनती है तो फिर तो आप मीडिया के लोगों के साथ बैठे रहो, दिन रात इंटरव्यू देते रहो, इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो, काम करो या ना करो, गप्पाजी मारते रहो, तो इमेज बनाने के लिए वो रास्ते होते हैं। इसके इतना कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात है, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे नरेंद्र मोदी की इमेज की कोई चिंता ही नहीं है और न ही मैं इसके लिए जिंदगी खपाता हूं, न मैं समय बर्बाद करता हूं। गुजरात दंगों पर एसआईटी की रिपोर्ट पर अब आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह बात स्टैब्लिश कर दी है, सब मनगढ़ंत कहानियां थी, मोदी को फंसाने की साजिश थी। कैमरे पर अमित शाह ने भी यही बात कही है, सारी शंकाएं दूर कर दी हैं। तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं और मोदी जी नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए, वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है। 2002 से चले आ रहे इस इकोसिस्टम में सिर्फ तीस्ता और तहलका जैसों का नाम नहीं है। मोदी के साथ दूसरों को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने वाले आईपीएस अधिकारियों की भी मिली भगत थी। आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट जैसे चेहरों से भी नकाब उतर चुका है। गुजरात दंगों पर आधारित किताबों में जानबूझकर मोदी वाला चैप्टर फिट करके मोटी कमाई करने वाले लेखकों का एजेंडा भी अब एक्सपोज हो चुका है। मोदी के खिलाफ इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ देश के भीतर बैठे मोदी विरोधी नहीं थे, देश के बाहर से भी बाकायदा प्लानिंग के साथ
एक एक एजेंडा प्लांट किया जा रहा था। मोदी को बदनाम किया जा रहा था। यह सिलसिला तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। कुछ सैंपल्स देखिए। उस वक्त बीबीसी ने हेडलाइन दी थी, मोदी ने एंटी मुस्लिम दंगों की इजाजत दी। CNN ने खबर छापी थी कि हिंदुओं ने बदले की कार्रवाई के लिए दंगे किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, मोदी के गुजरात में दंगों की टाइमलाइन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बाकायदा ये तक लिख डाला कि मोदी के राज में हिंदुओं ने कई हफ्तों तक मुसलमानों पर हमला किया। टाइम मैगजीन ने मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने वाले संजीव भट्ट पर लेख छापे। वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन दी थी कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी। और अब तो ये स्टैब्लिश हो चुका है कि टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही थे। इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे। 10 साल तक 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है, मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए कि विसिएट कैंपेन कैसा होता है। ये कैंपेन चलाने वालों से सीखिए। देश के बाहर जो छपा वो तो छपा ही। देश के भीतर मौजूद मैगजीन्स में फैसला आने से पहले ही मार्च 2002 में द एक्यूज्ड वाले टेक्स्ट के साथ मोदी की फोटो चिपकाकर वीकली एडिशन निकाल दिया गया। प्रोपेगेंडा फैलाया गया। जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया। उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी है और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से। वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? और ये अब सिर्फ शुरुआत में नहीं हुआ, कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, नॉन स्टॉप चलता रहा। वो भी तब जब मोदी एक या दो बार नहीं, कई बार अपनी बात कह चुके थे, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को फेस कर चुके थे। 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप ANI की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं। हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गया, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं। जवाब तो मैं सब दे चुका हूं जी। देखिए उस टाइम ना आपने सिर्फ ट्वीट किया सत्य में नहीं, देखिए उसके बाद आप बोल ही नहीं रहे इस बारे में। मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है। आप वही तो मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 ANI एंड द होल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्यों आप खुद को भी गुमराह करते हो, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो?
मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है, लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी। सबकी बात हो गई, मगर मोदी के सियासी दुश्मनों की भी टाइमलाइन देख लीजिए। 2007 में सोनिया ने मौत के सौदागर वाली स्क्रिप्ट से इसकी शुरुआत की। सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर। राहुल ने उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया। सियासी फायदे के लिए सीधे सीधे मोदी को ही गुजरात दंगों का जिम्मेदार बताया। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना अब एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। और मोदी से नफरत की इंतहा देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद भी कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर कैसे मोदी को अनाप शनाप कहने वाला टैक्स चिपका रही है और एक नया एजेंडा चला रही है। मगर ये सब के सब एक्सपोज हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल क्लियर हो चुके हैं। आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई, तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस खेल है हुतूतू। महाराष्ट्र की सियासत में भी यही खेल हो रहा है, लेकिन अब यह बात हुतूतू से आगे निकलकर तू तू मैं पर आ गई है।
तेरा बेटा मेरा बेटा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में उद्धव ठाकरे 2 बार सामने आए। उद्धव के निशाने पर एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे हैं। आज उद्धव ने जहां बात खत्म की, आदित्य ठाकरे वहां से बात कल शुरू करेंगे। एकनाथ शिंदे इस वक्त चुप हैं, लेकिन उनके कैंप से एक एक विधायक सामने आ रहे हैं। उनके भी टारगेट पर उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं। क्या यह लड़ाई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की न होकर आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर आ गई है? महाराष्ट्र की सियासत में एक्शन है। ड्रामा है। लेकिन जिस क्लाइमेक्स का इंतजार हो रहा है, उसकी पटकथा लंबी होती चली जा रही है। दोनों ओर से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसके किरदारों में महाराष्ट्र की सत्ता शिवसेना है और बाला साहब ठाकरे की विरासत। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव अब खुलकर आमने सामने आ गए। शिवसेना प्रमुखांनी शेवटच्या भाषणामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलं होतं, तुम्ही उद्धवला जपा, तुम्ही आदित्यला जपा, म्हणून तुम्ही आम्हाला जपत आलात. पण ह्याचा अर्थ असा कधी मी नाही लागू देणार की मी केवळ साहेबांनी सांगितलं म्हणून आणि म्हणून तुमच्याशी मी वेळा वाकडा कसाही वागेन, अजिबात नाही. आज सुद्धा तुम्हाला मी जाहीररित्या सांगतो आहे की जर तुम्हाला वाटत असेल की मी पक्ष चालवायला नालायक आहे, हा नालायक शब्द काय म्हणाल तुम्ही स्वतःला नालायक का म्हणता, म्हटलं मी नाही म्हणत आहे. तुम्हाला मी पक्षप्रमुख किंवा पक्ष म्हणून चालवायला व्यवस्थित वाटत नसेल तर निर्णय तुमचा आहे की उद्धवजी आजपर्यंत आम्ही साहेबांनी सांगितलं म्हणून तुम्हाला नेता म्हणून मानला, पण तुम्ही शिवसेना नीट चालू शकत नाही, दूर व्हा. मी आत्ता माझ्या पदाचा राजीनामा देतो, आत्ता देतो. कारण मी शिवसैनिक आहे, शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे. माझं शिवसेनेवरती जीवापेक्षा जास्त प्रेम आहे, पण ह्याचं आणि मी पक्षप्रमुख आहे. पण जर मला वाटलं की माझ्या शिवसैनिकांना मी मान्य नाही आणि मी शिवसैनिक आहे, माझी शिवसेना माझ्यापेक्षा दुसरा कोणी पुढे अधिक चांगल्या न्यायाने देऊ शकतो, जरूर मी पद मोकळं करायला तयार आहे. शिवसेना भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। इन प्रस्ताव का पूरा मकसद महाराष्ट्र की सियासत पर फोकस रहा, लेकिन केंद्र में शिवसेना का अस्तित्व था। शिवसेना के 2/3 विधायक लेकर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में हैं, जिससे उद्धव के हाथ से सत्ता की चाबी दूर हो गई। उद्धव के सामने सरकार बचाने के साथ साथ अब पार्टी बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि शिंदे ने बागी गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। मकसद साफ है, बाला साहब के हिंदुत्व पर चलना और उसे भुनाना, जिससे उद्धव गुट बौखलाया हुआ है, क्योंकि उद्धव के सामने अब बाला साहेब ठाकरे के नाम को भी बचाने की चुनौती है। शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। मुंबई में शिवसेना की बैठक खत्म हुई तो गुवाहाटी से शिंदे गुट का जवाब भी फौरन आ गया और दावा 2/3 विधायकों के समर्थन का किया गया। देखिए, उनका संगठन कोई भी नहीं तोड़ रहा है, ये उनकी एक उनका भ्रम है कि कोई हमारा संगठन तोड़ना चाहते हैं। हम भी उस संगठन के मेंबर हैं, आज भी मेंबर है, कल भी रहेंगे। आपको क्यों लगता है कि हम उसको तोड़ने वाले हैं? और कल जाके उद्धव साहब को जब हकीकत का पता चलेगा तो शायद ये भी वो निर्णय लेके हमने जो किया था वो सही नहीं लग रहा है लोगों को, तो हम अपना डिसीजन बदलते हैं। उनका वो ऑप्शन है, वो तो नेता है, वो कुछ भी करते। हमारे पास नंबर है, लेकिन हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनका। हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक है, तो हम लोग उद्धव साहब का रिस्पेक्ट करेंगे। हम लोग क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे? हमारा इतना ही कहना है कि ओरिजिनल जहां जिस नाम पे आपने ये किया था, इलेक्शन लड़ा था, उस नाम पे हम लोग ये करेंगे, ऐसे मुझे लगता। उद्धव गुट और शिंदे गुट
दोनों ही खुद को बाला साहेब का शिव सैनिक बता रहे हैं, खुद को सबसे बड़ा शिव सैनिक साबित करने की होड़ है। लेकिन एक गुट महाविकास अघाड़ी के साथ जाना चाहता है। एकदा म्हणायचं मुख्यमंत्री आम्हाला भेटत नाहीत, एकदा म्हणायचं राष्ट्रवादी आम्हाला फंड देत नाही, काँग्रेस आम्हाला मदत करत नाही. बरं ठीक आहे, शिंदेलाच बोलवलं, म्हटलं एकनाथजी बघा, मी तुम्हाला जबाबदारी दिलेली आहे ती शिवसैनिकांची, शिवसेनेची, शिवसेनेच्या आमदारांची, खासदारांची आणि जिल्हा प्रमुख महापालिकेची कामं करण्यासाठी. पण आता त्याचं जे वळण वेगळं लागतं माझ्या कानावर येते, हे असं असेल तर काही योग्य नाहीये. तर मला म्हणाले की काय साहेब की ते राष्ट्रवादी खूप त्रास देते. म्हटलं सांगा त्रास, तोंडावर बोलतो त्यांच्या, करू एक गाव दोन तुकडे करायचे तर तेही करूया. नाही, आमदारांचा माझ्यावरती दबाव आहे की आपण भाजपसोबत गेलं पाहिजे. म्हटलं असे कोण आमदार आहेत, घेऊन या माझ्याकडे, बघू आपण. मला पटलं आणि सगळ्या सैनिकांची आणि त्यांची इच्छा असेल तर चला भाजपसोबत. माझी बदनामी, कुटुंबियांची बदनामी, मी एवढा निर्लज्ज नाही होऊ शकत. माझी बदनामी करा, माझ्यावरती तुम्ही काय हल्ला करायचं होतं करा, पण कोणी तुमच्यापैकी सुद्धा कुटुंबाची बदनामी कारण नसताना, आणि मातोश्री मी राहतोय माझं भाग्य आहे, पण मातोश्री हे तुमचं श्रद्धास्थान आहे, तुमच्यासाठी तुम्ही ते मंदिर मानता, त्याच्यावरती वेडवाकडे शब्द बोलल्यानंतर रक्तच उकळलं जात नाही. आणि जे वेडवाकडे बोलतात त्यांच्यासोबत जर का परत जायचं असेल तर म्हटलं एकच करू, कोणी कुठे जायचा याचा त्याचा विषय, पण ह्याच्यात जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत मी एकटा मात्र ह्याच्यात येणार नाही. बाकी तुम्हाला सगळ्यांना जायचं असेल, शिवसैनिकांना जायचं असेल तर जरूर जा, पण पहिला आमदार माझ्याकडे येऊ द्या, बोलू द्या, त्यांची जी काही हे असेल मग आपण भाजपासोबत जायचं नाही जायचं, राष्ट्रवादीचं काय करायचं हे ठरवू, पण आमदार माझ्याकडे घेऊ द्या. आमदार माझ्याकडे आले असते आणि आज जे बोलते ते बोलले असते, तर इथल्या इथे मार्ग निघाला असता की नसता, बरोबर ना? इथल्या इथे मार्ग निघाला असता. पण तसं न करता सुरतला गेले, तिकडनं आता गुवाहाटीला गेले, तिकडनं आणखीन कुठे, म्हणजे सगळे तीर्थस्थान करून येतात. उद्धव को सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव सत्ता बचाना तो चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, गठबंधन के साथियों से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने से भी बड़ी चुनौती शिवसेना और बाला साहेब के नाम को बचाना है। बाळासाहेबांची शिवसेना संपलेली आहे, उद्धवची शिवसेना वेगळी आहे, ह्याची शिवसेना वेगळी आहे. अहो, ठाकरे आणि शिवसेना ही दोन नावं, दोन शब्द वेगळे करून तुम्ही शिवसेना चालून दाखवाच. माझं आज सुद्धा आव्हान आहे. काढा, बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका, पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा आणि ठाकरे नावाशिवाय जगून दाखवा. बाळासाहेबांची शिवसेनेत नाही दिली मग मंत्रिपद तेव्हा का नाही नाकारलीत तुम्ही? छे, आम्हाला मान्य नाही, आम्हाला ही शिवसेना मान्य नाही, या शिवसेनेने आम्हाला दिलेली उमेदवारी मान्य नाही, मंत्रिपद तर दूरच राहू. उद्धव सत्ता बचाएं या फिर पार्टी, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न है, क्योंकि गुवाहाटी में बैठा एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र की सत्ता के लिए बीजेपी और शिवसेना का पुराना गठजोड़ चाहता है और उन्हें पुराने दिनों की शिवसेना और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन वाली सरकार याद आती है। जब हमें कोई भी डिफिकल्टी आती थी उस वक्त तो हम उद्धव साहब को जाके बोलते थे, और जब वो देवेंद्र फडणवीस जी से बात करते थे तो देवेंद्र फडणवीस जी वो कर देते थे। हमारा जो भी है, हमारे यहाँ के रास्ते हैं, एक बार उद्धव साहब ने बोल दिया तो वो तुरंत काम करते थे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था। और उद्धव साहब का एक दर्जा है महाराष्ट्र में, वो जब किसी को बोलते हैं कि ये करना है तो हो जाता है, वो हो जाता था। अगर नहीं होता था तो हम उद्धव साहब के साथ जाते थे। दीपक केसरकर की बातें सुनी। देवेंद्र फडणवीस अच्छे सीएम थे, बात सुनते थे और काम झट से हो जाता था, लेकिन अब खुद की पार्टी का सीएम कुर्सी पर बैठा है, काम में परेशानी है। वर्षा का पावर सेंटर बदलने की सारी कवायद हो रही है। मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। उद्धव भी वर्षा से फिलहाल दूर हैं, लेकिन जिद बरकरार है। सोडलं म्हणजे मी मोह सोडलाय, जिद्द नाही सोडलेली, मी जिद्द नाही सोडलेली, मी मोह सोडलेला आहे. आणि तो मोह पुन्हा माझा शिवसैनिक, आता त्या बंगल्यात जाईल तो माझा शिवसैनिक जाईल. आधीच ह्यांनी पळवल्यासारखे नेलेले आहेत, म्हणजे कोणाला काही न सांगता नेलेले आहे. आणि मग तिकडे गेल्यानंतर सांगितलं आपल्याला असं करायचंय, पण ज्यांना जायचंय
फसवून जाऊ नका, उघडपणाने जा. जो शिवसैनिक माझ्यासोबत राहील त्याच्या सोबतीने मी पुन्हा एकदा शिवसेना उभी करेन. महाराष्ट्र में सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, बाला साहेब के नाम के लिए जंग हो रही है. शह और मात का खेल रणनीति से हो रहा है, मीटिंग से हो रहा है, सड़क पर संग्राम से हो रहा है, दफ्तर में तोड़फोड़ से हो रहा है. दबाव की भी टैक्टिक्स अपनाई जा रही है. आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए. किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है. लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है. अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें. अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो. मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे. शिवसेना में फूट पड़ी है. महाविकास अघाड़ी सरकार की कुर्सी का एक पांव पूरी तरह से कमजोर हो गया है. बीजेपी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है. देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के सहयोगियों से मिल रहे हैं, जिससे मौका मिलते ही सत्ता का समीकरण फिट कर लिया जाए. लेकिन संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को मामले से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं. मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा. वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है. आप इस झमेले में मत पड़िए. फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा. इस झमेले में मत पड़िए. आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए. चुनाव में देखेंगे. इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.